अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मरहला शुरू हो गया है और आज सेनेट में इस तरमीम को पेश कर दिया गया और इस बिल को 64 अरकान की अक्सरियत के साथ शिकवार मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद अब कौमी असम्बली में इस बिल को पास कराना हुकूमत के लिए निस्बतन और भी आसान हो चुका है। जाहिर है इस तरमीम की मंजूरी के वक्त हस्बे मामूल शोर शराबा जारी रहा। अपोजिशन ने अपने बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर भरपूर अंदाज में एहतजाज किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। आज सेनेट का क्या माहौल रहा, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। With the permission of the chair, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye and those against may say no. दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के बाद इजलास से वॉकआउट किया, यानी तहरीक इंसाफ सेनेट में जारी इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनी और जाहिर है तहरीक इंसाफ इन तरामीम को आइन और मुल्की मफादात के खिलाफ करार दे रही है। और आज सलमान अकरम राजा ने भी इस पर रद्दअमल देते हुए अपनी राय का इजहार किया। अब अपोजिशन के शोर शराबे और चेयरमैन सेनेट की डाइस पर एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने आईनी तरमीम को सेनेट में बासानी पास करा लिया। यही वजह थी कि फैसल वोडा इस बिल की मंजूरी से पहले बहुत बाएतमाद दिखाई दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हर कमी बेशी को पूरा कर लिया जाएगा और आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले ही अरकान में मिठाई बांटते दिखाई भी दी और उन्होंने 28वीं तरमीम का भी इंदिया दे दिया। अब इस सारे मामले में दिलचस्प पहलू ये कि JUIF के एक रुकन सेनेटर अहमद खान और PTI के रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने अपना वोट आईनी तरमीम के हक में देकर अपनी पार्टी से इनहराफ किया और सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट हुकूमत के हक में देने के बाद सेनेट की नशस्त से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल JUIF ने मजमूई हैसियत में आईनी तरमीम के हक में वोटिंग से इनकार किया। इस मौके पर कामरान मुर्जा का कहना था कि 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया है, इसलिए इस तरमीम की हिमायत नहीं की जा सकती। बहरहाल इस बार JUIF ने आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत का साथ ना देकर यह पैगाम दिया है कि वो अब हुकूमत के खिलाफ महाज बनाएगी और मौलाना फजल रहमान तो मुसलसल हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं और इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का इंदिया भी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ कोई मुहिम जुई करते हैं तो क्या वो PTI को भी अपने साथ शामिल करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ और JUIF का 27वीं आईनी तरमीम को लेकर मौक़िफ़ एक ही है। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी को लेकर सेनेट में मैदान मार लिया है, लेकिन इस तरमीम में अब भी बहुत सारे अबहाम पर बात की जा रही है। जैसा कि पहले 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद ये तजवीज़ आईनी तरमीम से निकाल दी गई। अब वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को जहाँ सराहा जा रहा है तो वहीं इस पर तनकीद भी की जा रही है। अपोजिशन और बाज़ कानूनी माहिरीन की नज़र में अगर वज़ीर आज़म के ताहयात इस्तिस्ना की शक को मंजूर कर लिया जाता तो इसका इतलाक़ साबिक़ वज़ीर आज़म पर भी होना था और ऐसे में जिन साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात बने हैं या जिन्हें सज़ाएँ हुई हैं ना के बाद ख़त्म हो जाती थी। ऐसे में बानी PTI को भी रिलीफ मिल जाना था। बहरहाल अब हुकूमत ने इस आईनी तरमीम के ज़रिए सेनेट में अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई है। फिर इसी तरह सदर ममलिकत को भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा या कार्रवाई नहीं हो सकेगी, कोई अदालत सदर ममलिकत को तलब करने की मजाज नहीं होगी। फिर इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ भी सेनेट से मंजूर करा ली गई है। इस अदालती तरमीम के तहत आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आइनी अदालत को दिए जाएंगे। आइनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। वफाकी आइनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा और आइनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल होगा। इस तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। फिर इसी तरह आर्टिकल 206 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया और इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर होगा। फिर आर्टिकल 130 में तरमीम के बाद वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद में भी इजाफा होगा। अब अदालत से मुतालिक तरामीम पर अदलिया में तकसीम पाई जा रही है। ये सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बिलुमूम बायकॉट किया, बट बिलखुसूस जो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो ये वोट ना देते तो इस तरमीम को पास होने से रोका भी जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी ना किसी तरीके से सहूलतकारी कर दी ना हुकूमत की कि वो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, अगर सेनेटर आबरो वोट ना भी देते तो तब भी ये पास हो जाता क्योंकि इंक्लूडिंग द वोट ऑफ चेयरमैन
जो सेनेट हैं ये 65 बनते थे, चेयरमैन के बगैर 64 बनते थे। तो अगर वो ना भी देते तो तब भी हो जाता। और अगर जो सुनने में आ रहा था, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, कितना सच है कितना झूठ है, उन्होंने 5 लोगों को रखा हुआ था जस्ट इन केस अगर एक आता है, नहीं आता कोई और आखिरी वक्त में हो जाता। तो दे हैड अबाउट 5 पीपल सिटिंग देयर। और वो एक वीडियो शेयर हो रही है जिसमें एक जो सिक्योरिटी वाले हैं सेनेट के, वो इन दोनों को लेकर आ रहे हैं सेनेट में, और स्पेशल वो दरवाज़ों से और लेकर आ रहे प्रोटोकॉल, तो उस लिहाज से कर रहे। तो ठीक है, फेयर एनफ। मुझे नहीं पता उन लोगों के ऊपर क्या प्रेशर था क्या नहीं था, हर एक अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ देखना चाहिए, ये जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नहीं नहीं, लेकिन ये हुमायूं हुआ- अहमद साहब, उससे पहले यकीनन इसकी ऑप्टिक्स तो है, बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है कि आपका एक सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हुकूमत की झोली में वोट डाल के आ गया है, तो तहरीक इंसाफ अपने सेनेटर को कायल नहीं कर पाई या रुकन को रोक नहीं पाई कि वो दूसरी तरफ चला जाए, फ्लोर क्रॉस करते। देखिए रोक नहीं पाना, रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मौक़ों पे, आप वो कर नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में 63A जो है या 62A के लिहाज से नाव अभी वो इसको उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाती है, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ तो उनको भी शर्म आई होगी, कुछ उनको भी अफसोस हुआ होगा, लेकिन आई विश ऐसा ना होता। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे एक बात बताएं, वो तरामीम, आइनी तरामीम या आहनी तरामीम क्या होंगी कि जिसके अंदर आप दूसरी अपोजिशन पार्टी के जमातों को बाय फोर्स या ब्लैकमेल करके या उनकी किसी कमज़ोरी के ऊपर हाथ रख के या दबा के या कुछ करके आप अपने वोट पूरे कर लें, ये मतलब ये जीना भी कोई जीना है। इस किस्म की भी चीज़ें कुछ करना है, इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब मेरी नज़र में इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये एक तो ना तो ये मुत्तफ़िका अमेंडमेंट है, नंबर 2 इसके ऊपर आप ये समझ लें ये ब्लैकमेलिंग है। हम लोग अब पाकिस्तान का आइन जो है ना, ब्लैकमेल करके और ढोंस के और अगवा करके और इस किस्म के तरीक़ों से पास करेंगे। क्या हम लोग इतने नीचे गिर गए? क्या हमारी डेमोक्रेसी इतनी गिर गई है? क्या इस जगह पे पहुंच गए? अब मुझे तो असल असल अफसोस तो मुझे होता है अपने पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर कि वो लोग जो कि जुल्फ़िकार अल भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के हामी थे, उसके पैरोकार थे, जिन्होंने इन सब ख़ास तौर पे ये जिस तरीके से ये आइन जो तरामीम आई है इनके अंदर जो शिक्के हैं उनके खिलाफ तो वो लड़ते रहे थे। आपको अगर आज अफसोस हो रहा है सेनेटर साहब? अब तो काफी अफसोस ही मिलती रहेगी तहरीक इंसाफ, क्योंकि स्टेटस को लेजिटिमेसी तो मिल गई है 27वीं आईनी तरमीम की सूरत। पर देखिए वो अगर वो करना था तो यही मैं कह रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी वाले जो कि इस किस्म की चीज़ के ख़िलाफ़ थे। और अगर आज भुट्टो ज़िंदा था, वो इस वजह से है, भुट्टो ज़िंदा है कि उसने इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा है और उसने ये नहीं कहा कि मुझे बचा दो जैसे बाकी लोगों ने कहा है। ठीक है, हमें MQM से, हमें बाप से, हमें PMLN से और इस किस्म की बाकी जमातों से हमें कोई वो नहीं था, क्योंकि ये तो बने ही उनकी वजह से थे। लेकिन पीपल्स पार्टी तो इसके खिलाफ हमेशा खड़ी होती थी। पीपल्स पार्टी तो हमेशा अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती थी। आज उन लोगों ने ये बता दिया कि दे आर नो मोर डेमोक्रेटिक पार्टी, दे आर एक्चुअली एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है जो स्टेटस को के हामी है। इस तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेटर साहब क्या है जो मुख्तलिफ हुआ है? क्या कुछ बदल गया है पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ के लिए? कितना मुश्किल हो जाए? आप ये समझ लें हर वो चीज़ जो अभी इनडायरेक्टली हो रही थी, अब वो उसको आपने ऑफिशियल कर दिया। आपका इशारा किस तरफ है सर? मेरा इशारा सिंपल ये है कि जो 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 मैनेजमेंट है वो अब आपने उसको लीगलाइज कर दिया कि बस ठीक है। देखिए सिंपल सी बात ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। और हम लोगों ने आज आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी की, हम लोगों ने अपने आइन में अपने आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी कर दी। इससे पहले भी सदर मुमलिकत को और वज़ीर आज़म को एक हद तक इस्तिस्ना तो था ही, और वही इस्तिस्ना इंजॉय भी किया था आरिफ अलवी साहब ने भी। सर देखिए इस तरह है कि ड्यूरिंग द जॉब मैं तो समझता हूँ क्रिमिनल केस में देखिए 2 चीज़ें होती है। एक, आप जो कर रहे होते हैं उसमें कोई नॉर्मल चीज़ें होती हैं, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन क्रिमिनल केस में तो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। अब आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं
अगर मैं पहले लेट्स से कुछ नहीं करता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कत्ल कर सकता हूँ, मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता हूँ, मैं आप मुझे नेम इट एंड आई कैन डू इट। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर दें, तो कोर्ट में चैलेंज करेंगे? कोर्ट में चैलेंज तो वो होगा, वो तो सारे करेंगे, हम नहीं करेंगे, बहुत सारे लॉयर्स करेंगे, सारी चीजें होंगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या हम लोगों को एज अ कंट्री, क्या हम लोगों को इतना नीचे गिरना चाहिए? क्या हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर अगर आप उसको मानते हैं कि चलो इसमें बात चीज़ें होनी चाहिए, उसका भी एक सही तरीका है ना। आप गलत तरीके से एक सही काम करना चाहते हैं तो आप उस सही काम को गलत कर देते हैं। माय पॉइंट इज कि हम लोग इतने गिर गए हैं या हम लोग इतने खाइफ हो गए हैं। और जैसे आपने कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में था, इसके बारे में मेरे ख्याल में हुज़ैफा रहमान के बारे में सुनने आ रहा है, उन्होंने कहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर भी कर ले। फिर प्राइम मिनिस्टर के एक्चुअली बहुत सारे सेनेटर्स ने शायद उनके साथ भी चल पड़े। फिर अचानक पता चला कि जी अगर वही जो आपने कहा था कि यार इसको तो इमरान खान को इस्तिस्ना हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा, तो फिर उस डर के खौफ की वजह से उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करता। यार मेरा नहीं ख्याल के शहबाज शरीफ के अंदर इतना दम है कि वो किसी उसूल के ऊपर कहे कि नहीं मैं इसका जवाब दे। अगर वो जवाब दे होता तो उनके बच्चों बहरहाल अब वो इसका क्रेडिट तो ले रहे हैं कि उन्होंने इसको रद्द किया, मुस्तरद किया। सेनेटर साहब लास्टली, अब आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे या मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? देखिए, इस तरह है कि हमें मौलाना साहब के इस स्टांस पे हम उनको भी खराज तहसीन देते कि उन्होंने स्टांस लिया और उनको है। बल्कि ये नहीं है, उनका ये स्टांस भी है कि चूंकि उनके साथ जो 26वीं तरामीम के ऊपर जो उनके साथ वादे किए थे, जो किए थे, वो भी उन्होंने पूरे नहीं किए। नाउ दे डू नॉट वांट टू ओन बोथ ऑफ देम, वो दोनों से रिट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उसके बाद ऑब्वियसली लेट्स सी, हाँ आगे तो वो कहते हैं ना, देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो जो चीज़ें सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। मुझे नहीं पता हमारे लॉयर्स जो है वो क्या करेंगे। उनके तो कोर्ट का सत्यानाश कर दिया आपने। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली आपने सत्यानाश कर दिया है। जस्ट इमेजिन द लॉयर कम्युनिटीज को देखिए, जस्ट इमेजिन दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। मुझे तो इस बात पे भी हैरान हो रहा है, आप किस चीज के प्रोटेक्शन है? आप लोगों के पास भी कोई वो नहीं है। अफसोस, सद अफसोस कि हमारा मुल्क किस तरफ चला गया है। सेनेटर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। यार बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत खुशी नहीं है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर, काफ़ी अफसोस मिल रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि सिर्फ काफ़ी अफसोस ही मिलते रहेंगे या फिर इस पर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे या अदालतों में लेकर जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के पार्लियामान से बखूबी गुजरने के बाद हुकूमत ने आला अदलिया की असर नौ तश्कील का अमल शुरू कर दिया और मुजव्वज़ा वफाकी आईनी अदालत के लिए 7 जजेस साहिबान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अदालत आइन की तशरीह और वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात के तस्वीर के लिए कायम की जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस नई अदालत की तश्कील के हवाले से मुशावरत का आगाज़ कर दिया और जस्टिस समीरुद्दीन खान, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्हें वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात करने पर गौर किया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी के नामों के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोज़ी खान के नाम भी इस नई अदालत के लिए ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत की इब्तदाई तादाद एक सदारती हुक्म के जरिए मुतय्यन की जाएगी, जबकि जजेस की तादाद में आइंदा कोई इजाफा पार्लियामान की मंजूरी से कानून साजी के जरिए किया जा सकेगा। और वजारत कानून के हुक्काम ने तस्दीक की है कि सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुजव्वज़ा तरमीम के तहत अदालत के जजेस की तकर्री करेंगे और 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ को दोबारा पेश किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को मुनज़्ज़म किया जा सके और आईनी मुकदमात के फैसलों में तेज़ी और शफाफियत लाई जा सके। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा, आईनी फैसलों में तेज़ी आएगी और अदलिया की खुद मुख्तारी और वक़ार में इजाफा होगा। इस वक्त साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़ुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आबिद ज़ुबैरी साहब, ज़ाहिर है लार्जर पिक्चर में हुकूमत इसको ऐसे ही प्रेजेंट कर रही है कि इससे मुकदमात की सुनवाई में तेज़ी आएगी, आईनी नौयत के मुकदमात आईनी अदालत के अंदर ले जाए जाएंगे और एक रिफॉर्म जो है उसको कह रहे हैं अदालती सतह के ऊपर। तो आप अग्री करते हैं हुकूमत के इस वर्जन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। जहाँ तेज़ी की ज़रूरत थी और असल मुकदमात होते हैं वो हैं सिविल अदालतों में, हाई कोर्ट्स में।
आप देखिए सिविल अदालत में सारे मुकदमात तो असल में वहाँ हैं, वहाँ की तेजी के लिए कुछ नहीं किया। ये देखिए हमारे पाकिस्तान के का आइन जो था, जो आइन अब खत्म हो गया हमारे यहाँ आज, उसके अंदर 3 सुतून थे, एक अदलिया मुकन्नना विच इज द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। आज अदलिया के ऊपर जो हमले करके अदलिया को बिल्कुल सरनगू कर दिया गया। अब आज सुप्रीम कोर्ट जो एग्जिस्ट करता था 1973 का आइन के तहत, वो आज खत्म हो जाए, अब खत्म होने के लिए जा रहा है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह जाएंगे। इसके सुप्रीम के ऊपर एक आला अदालत बना दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अंदर आर्टिकल 189 जो प्रपोज्ड है, जो आज शायद सेनेट ने अप्रूव भी कर दिया है, उसके अंदर उसके फैसले जो होंगे वो बाइंडिंग हो जाएंगे इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे और बाकी सारी अदालतों पे। तो सुप्रीम कोर्ट का आज स्टेटस एक मातहत अदालत के हो गया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को एक आला सुप्रीम सिविल कोर्ट बना दिया गया। तो ये कैसे हो सकता है? ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की तबाही कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को एज सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेड अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये खत्म हो गया। तो मैं और लोग कैसे मुत्तफिक होंगे? और बात खुल के करें कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट को हमने अपने कंट्रोल करना है, अपनी मर्जी के फैसले लेने, अपनी मर्जी की अदालत बनानी है, अपनी मर्जी के जजेस उसमें लगाने हैं। अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर वकला की जानिब से इस पे मज़ामत क्यों नहीं की गई? और तहरीक मतलब अगर आप हमेशा तहरीक की बात करते हैं, 2007 के उसके मुहर्रकात अलग थे, क्यों नहीं 26 तरमीम को चैलेंज हुआ था, चैलेंज कर रहे थे। फैसल सिद्दीकी साहब ने जो खत लिखा, मैंने और मुख्तलिफ जो सुदूर है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज, उन्होंने उस पर दस्तखत किए, हमने उससे एग्री किया। आप उस खत को पूरा देखें, नीचे हम लोगों के नाम भी मौजूद है उसके अंदर। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने 26वीं तरमीम पे किया, कन्वेंशन किए सारे, लेकिन इशू है कि नहीं, लेकिन सर देखिए ना 26वीं आईनी तरमीम पे भी फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, वो नहीं बना। अब भी फुल कोर्ट बिठाने का मुतालबा किया गया, फिर नहीं हुआ। नहीं, अब मुतालबा किया जा रहा था। देखिए ये बात वहां से शुरू हुई जब इस चीफ जस्टिस साहब ने, जो पाकिस्तान के आखिरी शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे और जूनियर हो जाएंगे वो, मतलब हायरार्की में चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट वो बड़ा होगा उनसे। तो आज उनका स्टेटस भी चेंज हो गया। तो पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी इनके पास रहती है या इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये भी देखना होगा। अब वो आज आप बताइए वो खत्म, अब वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा, वहां तो ये बात ही नहीं होगी, या उनकी फुल कोर्ट तो अलग हो जाएगी अब। तो ये सारी चीजें आपके सामने थी, हमने बड़ी स्ट्रगल की है, वकीलों ने बिल्कुल निकल के किया। लेकिन आप देखिए जो हुकूमत ने उन्होंने आप देखिए कि किस तरह से उनको 2/3 अक्सरियत दी गई पार्लियामान के अंदर। जज सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन का फैसला कबूल नहीं किया गया, उसके अमल दरामद नहीं किया गया। फिर जो रिजर्व सीट्स का फैसला पूरे साल तक नहीं किया, उसका रिव्यू इनके सामने लगा, ये आईनी बेंच के सामने, उसने उसको रिव्यू कर दिया और उनकी सीटें उठा के बांट दी गई, 2/3 अक्सरियत दे दी गई। आज आप देखिए, हम देख रहे थे सेनेट के अंदर 2 एक पीटीआई के और एक जेयूएफ के गायब हो गए। आज आके सुना है उन्होंने आज उनके हक में वोट दे दिया। ये तरीके अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं? ये हम फिर भी चैलेंज 27वीं तरमीम को तो चैलेंज किया जाएगा कि देखिए अदलिया को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आपने उठा के खत्म कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट एज वी न्यू हमने सारी जिंदगी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान 1956 में बना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो खत्म हो गया आज। तो आपने उठा के एक दूसरी अदालत बना दी जिसमें आप जुडिशल कमीशन में आपकी अक्सरियत है, आपके बार काउंसिल वगैरह के लोग आपके साथ मिले हुए हैं, उसके अंदर कुछ जज भी आपके साथ आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड है उसके साथ आप करके अपने अब वही अपॉइंट करेंगे जजेस इनटू दिस। सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर से कोई तहरीक उठनी चाहिए थी जो नहीं उठी, या कोई एफर्ट नहीं हुई इसको रोकने के लिए? क्यों नहीं हुई? जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून में शुरुआत हुई, पिछले चीफ जस्टिस ने जो उसने शुरुआत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को पार्लियामान को हक देने के लिए। मैंने उसके खिलाफ आर्ग्यू किया था, आपको याद होगा वो केस, कि मैंने कहा आप आज पार्लियामान को अपने अंदर इख्तियार दे रहे हैं, अंदर अपने इंटरनल मामले में दखल करने के, तो ये पूरा आपको दबा देंगे। आज बात मेरी जो मैंने उस दिन कही थी, मेरे रिकॉर्ड पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी वो सारी हियरिंग। मैंने जो उसमें आर्ग्यू किया था कि आप इनको ना आने दें इस चीज को, अपनी ऑटोनॉमी रखें आप अपनी, वो नहीं मानी गई। आज सुप्रीम कोर्ट देखिए, आप कुछ भी कहें, कितनी तारीफें हो रही है कि हर वक्त ये एग्जांपल दी जाती है अब आम आदमी के केसेस चलेंगे। आम आदमी के केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी तो होते हैं। मेरे और आपके केस, जब मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायत करता हूं या किसी लॉ को चैलेंज करता हूं या उनके किसी एक्शन को चैलेंज करता हूं, वो कहां जाते हैं? आईनी अदालत के सामने ही जाते हैं ना, आईनी बेंच के सामने जो सुप्रीम कोर्ट में होता है। आबिद जुबैर साहब, लास्टली इसको अनडू करने का कोई तरीका, कोई फॉर्म मौजूद है?
देखिए फोरम तो यही होगा, चैलेंज होगी, लेकिन उसी अब अगर फेडरल कोर्ट बन जाए तो वहीं चैलेंज होगी। पता नहीं वो किस तरह से उसको सुने, वो तो उसका देखेंगे जब चैलेंज तो करना करेंगे हम लोग कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्ट्रक्शन। देखिए आज आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तबाह कर दिया, उस पार्लियामान ने तबाह कर दिया जो एक डिक्टेटेड पार्लियामान है, वो खुद भी आज आजाद नहीं है। जब तक ये लोग देखें, लोग आजाद नहीं है इसके अंदर, पीपल जब तक लोग अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे तो क्या आप तब्दीली लाएंगे इस मुल्क में। ठीक, आबिद ज़ुबैर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिक फुट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने स्टैम्प ड्यूटी चालान के इजरा के निज़ाम में कुछ तब्दीलियां की हैं। इस नए तरीक़ाकार के मुताबिक अब चालान निकालने के लिए खुसूसी तस्दीक और तस्दीकी कोड वन टाइम पासवर्ड लाजमी करार दिया गया है। ये कोड उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जो उस प्रॉपर्टी के मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड हो। बज़ाहिर ये सिस्टम शफाफियत और जालसाजी रोकने के लिए बेहतर नजर आता है, लेकिन बाज़ माहिरीन के नज़दीक अमली तौर पर इस नए निज़ाम ने अवाम और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से वाबस्ता अफराद के लिए कई मुश्किलात पैदा कर दिए। ख़ास तौर पर वो लोग जो बैरून मुल्क मुकीम है वो इस निज़ाम से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी मोबाइल नंबर या तो बंद होते हैं या उनके नाम पर रजिस्टर नहीं होते। इसके अलावा बहुत से डेवलपर्स, बिल्डर्स और फ़रोख्त करने वाले हजरात के पास मोबाइल सिम उनके अपने नाम पर नहीं होती, बल्कि कंपनी या ख़ानदान के किसी और फ़र्द के नाम पर होती है, इसलिए वो ये कोड वसूल नहीं कर पाते। इसी तरह देही इलाकों में सूरत हाल मज़ीद पेचीदा है। वहाँ की बड़ी आबादी अब भी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से दूर है या उनके पास मोबाइल की सहूलत मौजूद ही नहीं होती। ऐसे लोग नए तरीके के तहत स्टैम्प ड्यूटी चालान हासिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन और जायदाद से मुतालिक मामलात रुक जाते हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि रियल एस्टेट मार्केट में काम भी सुस्त पड़ गया है। इन मसाइल के हल के तौर पर यह तजवीज़ सामने आई है कि FBR के रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स को इख्तियार दिया जाए कि वो अपने क्लाइंट्स की तरफ से चालान जारी कर सके, क्योंकि यही एजेंट्स रोज़मर्रा की प्रॉपर्टी दस्तावेज़ात और ट्रांसफ़र के मराहिल संभालते हैं। अगर उन्हें यह सहूलत दे दी जाए तो निज़ाम दोबारा बेहतर, तेज़ और मौसर अंदाज में चल सकता है। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर एहसन मलिक साहब हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एहसन मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहसन मलिक साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये निज़ाम जो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ़ कराया गया, ये तो इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए किया गया कि मोबाइल फ़ोन सिम के साथ इसको जो है अलाइन कर दिया जाए ताकि आसानी हो सके बायोमेट्रिक करने से वेरीफाइड जो स्टैम्प ड्यूटी पेपर है वो मिल सके। इस पर एतराज़ात क्या है बुनियादी तौर पर? रहमान रहीम, रेहान साहब आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इशू ये है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको पता है अकले कुल है, उसको ना किसी से मशावरत की ज़रूरत है, ना स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करने की ज़रूरत है। जो उनको आइडिया अप्रोप्रिएट लगता है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके पीछे थीम ये था, मेरी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पेलरा में बात हुई कि जी हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं, लिटिगेशन बहुत हैं कि हमने अलाउ ही नहीं किया और हमारे नाम से स्टैम्प पेपर परचेज हो गया। उसकी जस्टिफिकेशन वैसे मैंने डिबेट में उनको ये दी कि ये पंजाब में ही वैसे एक अनोखा रवाज है, वरना अगर हम पूरा सिंध ले लें जो क्लेम करता है पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू को 70% वो देता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे स्टैम्प पेपर का जो मैकेनिज्म है वो सिंपल के स्टैम्प वेंडर का सिर्फ फ्रंट पे नाम लिखा होता है और पर्पस लिखा होता है, ना किसी फरोख्त कुनंदा का नाम होता है, ना खरीदार का नाम होता है। बेहतरीन निज़ाम वहां पे चल रहा है। लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है ना सर, वो रेगुलेटेड नहीं है और उसे तो किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। किसी के भी नाम पे अगर आप स्टैम्प पेपर का इजरा कर देते हैं, उसको इशू करा देते हैं और उसको फिर उसको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर नहीं हो गया कि पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से इसको रेगुलेट कर दिया गया कि ये मैकेनिज्म है, इसको फॉलो करें ताकि बायोमेट्रिक के जरिए से इसको उसी के नाम पे इशू किया जा सके जो असल में इसकी इशुएंस चाहता है। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? इसके ऊपर जो एतराज है आपको वो बड़ा कमजोर लगता है। रेहान भाई बात यह है, अगर तो सिंध डूब गया, पूरे स्टाम्प पेपर खत्म हो गए, तो फिर तो आपकी ये जस्टिफिकेशन में मान लूं। मैं तो एक सिंपल तौजीह पेश की है कि पूरा सिंध में क्या ट्रांजैक्शन वहां पे नहीं होती, कोई सेल परचेज नहीं होती, एक मैकेनिज्म है। बट अगर आपने यही अंदाज इसी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना था
तो जब आप ये कानून डिजाइन कर रहे थे उस वक्त क्या आपको ख्याल नहीं आया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ बाहर बैठे हैं उनका क्या होगा, या पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी जो है उनकी अपने नाम पे सिम नहीं होती, या जिनके बायोमेट्रिक नादरा से वेरीफाई नहीं होते, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उस पर उनका जो जवाब है वो बड़ा मज़क्का खेज है। वो कहते हैं मेजॉरिटी के नाम पे तो सिम है, अगर को थोड़े बहुत परसेंटेज को सफ़र करना पड़ता है तो वो डाइजेस्ट कर लें। मतलब मेरी लास्ट मुलाकात हुई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से, उन्होंने लास्ट थर्सडे को कहा कि हम ईमेल का मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और जो डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं उनके लिए हम एनटीएन सर्टिफिकेट का लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद जिनके नाम पे सिम नहीं है वो अपने ब्लड रिलेशन के नाम पे ले लेंगे। बट अभी तक ना क्लैरिफिकेशन हुई है। लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में, एलडीए में, डीएचए में लोग जलील हो रहे हैं, बट नो बॉडी बॉदर्स कि यार अगर हो रहे हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं, जब टाइम मिलेगा हम इस इशू को देख लेंगे। लेकिन अभी ये जो आप ऑप्शंस बता रहे हैं, जो आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो कंसर्न लोगों से मुलाकात या बात हुई है, अगर वो ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहे हैं या ये मल्टीपल ऑप्शंस है उनके पास ओवरसीज़ के लिए, डेवलपर्स या रियल्टर्स के लिए, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ये अंडरस्टैंडेबल भी है और डूएबल भी है? लेकिन फिर भी एक एलिमेंट रह जाता है। मैंने इसीलिए एक रिक्वेस्ट की थी कि जो एफबीआर से रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट हैं, एक प्रोविजन के तौर पे आप उनको भी ऐड ऑन कर दें कि अगर वो रेहान साहब का स्टैम्प पेपर परचेज करना चाहें, जिनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास मौजूद है, जिन्होंने फैटफ से निकालने के लिए आपको मदद दी, तो उनको अगर आप ऑन बोर्ड कर देंगे तो लोग फैसिलिटेट हो जाएंगे। मतलब किसी को बेनिफिट करना मकसद तो नहीं है इसमें, बट प्रॉब्लम ये है जो अकले कुल हैं, जो बॉस बने हुए हैं, वो जो उनको आइडिया आ गया है वो उससे अगर बाहर निकलेंगे तो वो मेरे ख्याल है शायद उनकी नाक नीची होगी। अगर वो किसी से रेहान साहब को बुला के मशवरा मांगेंगे तो वो फिर उनकी जो डिग्री हैं वो शायद चैलेंज हो जाएंगी कि जी इनको तो जॉब नॉलेज ही नहीं है। तो एहसन मलिक साहब, रियल्टर्स और डेवलपर्स को अगर ये इस्तेहकाक मिल जाए तो इसमें क्या गारंटी है कि वो इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे? सर, जो मैं बात समझा हूं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की और पैलरा की, वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं। वो अभी जैद, बकर, उस्मान कोई भी स्टैम्प पेपर इशू करवा लेता है तो उनके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता। तो मैंने इसलिए उनको रिकमेंड किया कि जो एफबीआर से रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट हैं, जो जिनकी आपके पास तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं, जो फाइलर हैं, उनको एज ए ऑप्शन, एज ए प्रोविजन आप ऐड ऑन कर दें। अगर आपने यही मैकेनिज्म लेकर चलना है, मतलब जो लोग जलील हो रहे हैं वो जलालत से तो बच जाएंगे ना, जो ख्वार हो रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, एटलीस्ट वो फैसिलिटेट तो हो जाएंगे। ठीक है एहसन मलिक साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। एहसन मलिक साहब हमारे साथ हैं और जाहिर है उनकी अपनी राय है इसके ऊपर कि इस वक्त जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उस पर बहुत दिक्कत, दुश्वारी पेश आ रही है ओवरसीज़ को भी और फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर वो लोग जिनके पास रजिस्टर्ड सिम्स नहीं है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आता है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान के गिर शिकंजा मुसलसल सख्त होता चला जा रहा है। वो इदारा जिसका बुनियादी काम मुल्क में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल जराइम के खिलाफ कार्रवाई करना था, उसी के अंदर से भत्ताखोरी, गैर कानूनी डील्स और करप्शन के होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये मामला सिर्फ चंद अहलकारों की बदउनवानी नहीं बल्कि बाज़ाब्ता गिरोहबंदी और मुनज़्ज़म अंदाज में भारी रकूम की वसूली का स्कैंडल बन चुका है। अब जैसा कि कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए का भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्ज़ामात पर NCCI के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस्लामाबाद के एंटी करप्शन सेल में दर्ज होने वाले मुकदमे में बताया गया है कि NCCI के 2 एडिशनल डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स और कई सब इंस्पेक्टर्स ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापों के बाद उनसे भारी रकम के बदले उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रावलपिंडी में सिर्फ 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 15 मिलियन रुपए भत्ता वसूल किया जाता था, जबकि सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के दरमियान तकरीबन 120 मिलियन रुपए इकट्ठे किए गए हैं। यह रकम फ्रंटमैन्स के जरिए ली जाती थी और हर छापा एक डील में तब्दील हो जाता था। मजीद तहकीक में यह भी सामने आया कि सब इंस्पेक्टर बिलाल ने एक नए कॉल सेंटर से मुस्तकिल बुनियादों पर 8 लाख रुपए माहाना वसूली का मुआहदा किया, जबकि एक और केस में F11 इस्लामाबाद के कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 मिलियन रुपए की डील तय की गई। इस पूरे नेटवर्क में एक निजी
कंपनी के मालिक हसन अमीर का किरदार फ्रंट एजेंट के तौर पर सामने आया है। इस करप्शन की संगीनी उस वक्त मजीद बढ़ी जब रावलपिंडी में एक छापे के दौरान 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई के एवज भी भारी रकम वसूल की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चीनी शहरी की रिहाई के लिए उसकी पाकिस्तानी अहलिया से 8 मिलियन रुपए लिए गए, जबकि बाकी 13 अफराद की रिहाई के लिए 12 मिलियन रुपए वसूल किए गए। तफ्तीश में यह भी मुनकशफ हुआ कि एक अफसर ने ना सिर्फ पैसे मांगे बल्कि तशद्दुद की वीडियो बनाकर अहले खाना को भेजी ताकि दबाव बढ़ाया जा सके। इस वाक़े से 21 मिलियन रुपए की रकम इकट्ठी हुई जिसे अफसरान में मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम किया गया। अब यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी और फिर उनकी अहलिया की जानिब से NCCI के अफसरान पर रिश्वत के इल्ज़ामात के बाद ये पूरा नेटवर्क खुलकर सामने आ गया है, जिसके बाद गिरफ्तार अफसरान अपने इस्तीफ़े जमा करा रहे हैं जबकि उनका ट्रायल अदालत में जारी है। वफाकी हुकूमत ने स्कैंडल सामने आने के बाद DG NCCI को भी ओहदे से हटा दिया है। इस तमाम सूरत हाल का सबसे अहम पहलू ये है कि मुल्क का जिम्मेदार इदारा जिसे शहरियों को डिजिटल जराइम से महफूज रखना चाहिए था, वो खुद गैर कानूनी सरगर्मियों का पुष्पनाह बनता जा रहा है। अब तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ इस नेटवर्क की जो तहें हैं, परतें हैं, वो खुलती चली जा रही हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।